हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज हम दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं और ये भी हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर होगा। तो कल हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता कैसे क्या हुई, उसका नामकरण क्या था, जो भी चीज़ें पढ़ी थी हमने डिस्कस की थी। आज उसका दूसरा लेक्चर है और आज हम और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या। बस आज 2 लेक्चर्स में हड़प्पा सभ्यता को हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम और ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी डीप में डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़े से बाद में बातें करेंगे लेक्चर के बाद में, देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो शुरू करते आइए। तो सबसे पहले बेटा जो गार्डन चाइल्ड था ना, उसने हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। क्या कहा था? गार्डन चाइल्ड ने सबसे पहले नगरीय जो शब्द यूज किया था वो यूज किया था, ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने कल इसका नामकरण तो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसका एक उत्पत्ति का मत था, ठीक है, कि इसका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो भी विदेशी उत्पत्ति से मानते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी से हुई या विदेशी सभ्यता है उनसे हुई, तो उनमें जो जो राइटर्स हैं, जो जो इतिहासकार है, वो है जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, एच मैक्के और डी कोशाम्बी। ये सब मानते हैं, ये सब इतिहासकार है यार जो है, ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो विदेशी सभ्यता से हुई, सुमेरियन सभ्यता से हुई या मिस्र और मेसोपोटामिया की जो भी है सभ्यता है उनसे हुई है, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसमें भी डिफरेंसेस है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में और उन सभ्यताओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। हाँ, ये इस आधार पर मत देते हैं कि तीनों सभ्यताएं लोहे से अपरिचित थी, तीनों सभ्यता लोहे से अपरिचित थी। और भी कई ये कहते हैं कि कब्र वहाँ पर भी मिली है, कब्र यहाँ पर भी मिली, लेकिन इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता की जो कब्र है वो सिंपल से मिली है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया गया है, उनको बहुत ज़्यादा डिजाइन किया गया है कब्रों को। तो उसमें एक डिफरेंसेस है, यहाँ पर मंदिर नहीं मिलते, वहाँ पर मंदिर ज़्यादा मिलते हैं उन हड़प्पा सभ्यताओं के अवशेषों में। इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, वहाँ की लिपि पढ़ी जा चुकी है। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे हम नहीं मान सकते कि उसकी उत्पत्ति विदेशी से हुई है। फिर जो स्वदेशी उत्पत्ति मानते हैं कि स्वदेशी जो सभ्यताएं हुई है उनसे उत्पत्ति हुई है, या जो ऋग्वेदिक काल है हमारी जो पहले थे आर्य उनसे उत्पत्ति है। तो उनमें कौन कौन मानते हैं, कौन कौन से राइटर्स, बीबी लाल, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और एस आर राव, ये सब मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्वदेशी से हुई है। तो ये भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो जो हमारी जो स्वदेशी सभ्यताएं हुई है वो उस ग्रामीण सभ्यताएं थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता बेटा नगरीय सभ्यता थी। और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मूर्ति पूजा के नहीं मिलते। जो स्वदेशी जो सभ्यताएं थी उसमें मूर्ति पूजा के अवशेष नहीं मिलते, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम इसको भी सिरे से खारिज करेंगे। और द्रविड़ सभ्यता से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं? सुनीति कुमार चटर्जी और राखलदास बनर्जी मानते हैं कि इनकी जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है वो राखलदास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी वो मानते द्रविड़ से हुई है। ये भी इतने हम डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब ये भी गलत मानेंगे, लेकिन हमें आपको यहाँ पर अलग अलग राइटर्स कौन कौन क्या क्या मानता है उसको बता रहा हूँ। उसके बाद बलूची जो ग्रामीण सभ्यताएं होती है कि बलूचिस्तान की जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता उनका विकास हुआ, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। तो ये कौन कौन मानते हैं? फेयर सर्विस व रोमिला थापर मानती है, ठीक है। रोमिला थापर JNU में हिस्ट्री की प्रोफेसर थी। तो ये मानते हैं कि बलूची की जो ग्रामीण सभ्यता है उनके विकास से हुई है इनकी सभ्यता। और फिर लास्ट में बेटा क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है कि भाई पहले विकास हुआ, पहले वो ग्रामीण सभ्यता थी, फिर बाद में नगरीय सभ्यता हुई, और धीरे धीरे जैसे डेवलप होती गई वो विकास का सिद्धांत है। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत कौन मानता है? अमलानंद घोष मानता है बेटा। कौन मानता है? अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति से विकसित हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति माना, ठीक है। तो क्या थी? जो भाई पहले हड़प्पा संस्कृति सभ्यता थी वो प्राक थी, प्राक हड़प्पा मतलब प्राइमरी स्टेज में थी, फिर धीरे धीरे उसको विकसित में हो गई, वो डेवलप सिविलाइजेशन में पहुंच गई। तो ये किसने मानना है? अमलानंद घोष ने मानना है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि साइट्स कौन कौन सी, आज फिर थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा साइट करेंगे मेन मेन जो इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम के हिसाब से। तो कौन? अफगानिस्तान में शर्त हुई थी इसकी,
पाकिस्तान में कौन कौन सी है? सूतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, आमरी, हड़प्पा और सरायकेला। ठीक है, तो बेटा ये हमारी साइट्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि एग्जाम में आती है। अभी जैसे स्टेट में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से ये बताओ कि कौन सी साइट भारत में नहीं है या कौन सी साइट भारत की है, तो उसमें ऐसे आ जाएंगे ऑप्शन। कोटदीजी दे दिया, चहुंदड़ो दे दिया, हड़प्पा दे दिया, मोहनजोदड़ो दे दिया, सूतकांगेडोर दे दिया। तो उसमें बताना या एक ऑप्शन भारत का डाल दिया, 3 ऑप्शन पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के डाल दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी साइट मेन एटलीस्ट आप मेन साइट्स तो याद रखोगे कि कौन सी पाकिस्तान में, कौन सी अफगानिस्तान में, कौन सी भारत में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ साइट्स से। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे भारत में कौन कौन सी है। तो भारत में भी आपको साइट्स याद रखनी है। हरियाणा में कौन सी है? राखी गढ़ी है, सीसवाल है, बनावली है, मिताथल है। ये राखी गढ़ी और बनावली ये हमारे हिसार में है, मिताथल भिवानी में हमारी। ठीक है, पंजाब में रोपड़ है, माजरा है, चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश में सनौली है, आलमगीरपुर है, बडगांव है, राजस्थान में है कालीबंगन, रंग महल, बालाथल, गुजरात में है रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, धोलावीरा, सुरकोटडा। ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। तो इनमें से भी बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि निम्न में से गुजरात में से कौन सा स्थल नहीं है, या निम्न में से गुजरात में कौन सा हड़प्पा का स्थल है। तो ऐसे ही आ जाएंगे, नागपुर, नागेश्वर आ गया, रोजदी आ गया, कुंतासी आ गया। तो उसमें से एक आपको बताना है, ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह से याद करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम करेक्ट जो नगरों की विशेषता है। तो मैंने कल बताया था कि 2 भाग होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला जो दुर्ग होता है, जो इस पर बाउंड्री वॉल होती थी, जो दुर्ग घिरी होती थी, जिसको सिटाडेल बोलते हैं, वो पश्चिमी टिल्ला बोला जाता है, उसको पश्चिम में होता है। और एक होता है पूर्वी टिल्ला। बेटा क्या होता है? पूर्वी टिल्ला। एक पश्चिमी टिल्ला जो ऊपर वाला उच्च वर्ग के लिए भाग होता था वो पश्चिमी टिल्ला, और एक पूर्वी टिल्ला जो नीचे वाला होता था। एक मैंने बताया था कि नोट ये याद है, धोलावीरा में 3 प्रकार के नगर मिले। कितने प्रकार के नगर मिल रहे हैं? 3 प्रकार के। उच्च 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 नगर, मध्यम नगर और निचला नगर, 3 प्रकार के। तो धोलावीरा में याद करना है धोलावीरा। तो आप आगे आ जाओ, इसकी क्या क्या विशेषता है। मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था बेटा। हड़प्पा सभ्यता में जो मेन सड़क होती थी उसको राजपथ कहा जाता था, और इसकी जो चौड़ाई होती थी वो 10 मीटर होती थी। कितनी होती थी? 10 मीटर। और जो सहायक सड़कें होती थी जो मुख्य सड़क में जाके मिलती थी, उनकी चौड़ाई होती थी 3 मीटर। और जहाँ पर भी ये सड़कें आपस में मिलती थी उसको चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे बेटा। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके इंपॉर्टेंट कि हड़प्पा को क्या बोला जाता है। तो हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर बोला जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टिल्ला। ठीक है, महासतियों का टिल्ला है, मृतकों का टिल्ला। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हमें? ग्रेट बाथ मिला, एक तो स्नानागार मिला है, एक अनानागार मिला है, एक हमें पुरोहित आवास मिला है, जिसको मतलब पुरोहितों का महाविद्यालय बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेज ऑफ प्रिस्ट। कॉलेज ऑफ प्रिस्ट यहाँ मिला है। एक असेंबली हॉल मिला है बेटा हमें, यहाँ पर सभा भवन मिला है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, अनानागार, स्नानागार, पुरोहित आवास और असेंबली हॉल कहाँ पर मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। और एक चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वस्त्र निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कि जो कपड़े के निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले। हड़प्पा की खोज किसने की थी बेटा? 1921 में दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। अब आ जाओ कालीबंगन जो राजस्थान में है, इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। दशरथ शर्मा है जो राइटर है, उसने हड़प्पा को सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है, कालीबंगन को। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है किसको? कालीबंगा को। किसने? दशरथ शर्मा ने बेटा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के भवन ज़्यादा मिले। किसके? कच्ची ईंटों के भवन ज़्यादा मिले, तो इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती। क्यों कहा गया है? क्योंकि ज़्यादातर घरों में कच्ची ईंटों का यूज ज़्यादा हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कालीबंगा में धोलावीरा में 3 टाइप के नगर मिले थे। वैसे नॉर्मल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन धोलावीरा में 3 टाइप के नगर मिले थे। इंपॉर्टेंट कालीबंगन में क्या है कि यहाँ पर शवों की 3 विधियाँ मिली है। कौन कौन सी?
जलाना, दफनाना और युगम समाधान, मतलब एक पेर्स में दफनाना। ठीक है, तो जलाना कहाँ पर होता था? मोहनजोदड़ो में। दफनाना कहाँ पर होता था? हड़प्पा में। और अंतिम संस्कार होता था मोहनजोदड़ो में। कब्र बनाना होता था हड़प्पा में। और कालीबंगा में 3 टाइप की विधियाँ मिली, तीनों। और क्या था बेटा? जो विश्व में जो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो सबसे पहले जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं विश्व में, वो सबसे पहले कालीबंगा में मिले थे। अब आ जाओ लोथल में। तो लोथल की खोज किसने की थी? 1954-55 में SR राव ने की थी। किसने की थी बेटा? SR राव ने। विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा, मतलब ओल्डेस्ट डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है वर्ल्ड का। ठीक है, ये है लोथल को ओल्डेस्ट डॉकयार्ड कहा गया। ठीक है, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था लोथल, गुजरात में है। तो समुद्री व्यापार होगा इम्पोर्टेंट है। जो भी व्यापार होता था पश्चिम से या वो सारे यहाँ से होते थे। लोथल की जो समुद्री देवती थी जिसकी लोग पूजा करते थे, उसको सिकोत्री माता कहते थे। क्या होती थी वो? सिकोत्री माता। गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है बेटा यहाँ से। लोथल से क्या मिली है? गोरिल्ला की मरण मूर्ति। आवाज आप धोलावीरा। धोलावीरा भी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। धोलावीरा का अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। क्या है बेटा अर्थ? सफ़ेद कुआं। इसमें यही धोलावीरा को किस चीज़ की याद रखेंगे हम? 3 भागों में डिवाइड है इसमें नगर। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग का मिला है सिस्टम, जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं, जहाँ पर बारिश का जल संग्रहण किया जाता। जल प्रबंधन का यहाँ पर यह धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के सबसे सुव्यवस्थित नगरों में से एक है। और यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण मिले, जल प्रबंधन के प्रमाण मिले। यहाँ पर बारिश का जल को संग्रहण किया जाता है। नोट एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है? धोलावीरा में प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह था। प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा। लोथल क्या था? डॉकयार्ड था। धोलावीरा क्या था बेटा? बंदरगाह था। सुरकोटड़ा आ जाओ आप। हड़प्पा सभ्यता के पतन को कौन सा दर्शाता है? सुरकोटड़ा। तो ये आएगा ऑप्शन में कि क्वेश्चन ये आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को कौन सा स्थल दर्शाता है निम्न में से? सुरकोटड़ा। और घोड़े की अस्थियां के अवशेष यहीं से मिले बेटा। एक तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है, घोड़े की अस्थियां सबसे ज़्यादा यहीं से मिली है। तो आपसे पूछा जाए कि घोड़े की अस्थियां कहाँ पर मिली है, तो सुरकोटड़ा लगाना है यहाँ पर। दैमाबाद। दैमाबाद मैंने बताया था महाराष्ट्र में है। यह हड़प्पा का सबसे लास्ट, जो साउथ का सबसे लास्ट साइट है वो दैमाबाद है। एक है नौसारो। नौसारो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ, मण मूर्तियाँ मिली है बेटा जहाँ पर स्त्रियों की मांग में सिंदूर भरा हुआ मिला था। क्या पर मिला हुआ था? सिंदूर भरा हुआ मिला था। ठीक है, याद रखना है। सनोली। सनोली है विश्व का विशालतम कब्रगाह। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बागपत में। इसमें विश्व का जो प्राचीनतम जो कब्रगाह मिला है वो यहाँ पर मिला है। जो हड़प्पा का अंतिम जो लास्ट जो खोजा गया कब्रगाह था वो सनोली में ही था, ज्ञात कब्रगाह। तो ठीक है, ये याद रखना। मेहरगढ़ से सभ्यता के प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति मिली है। जो प्राक हड़प्पा स्थल का, प्राक हड़प्पा थी उसका प्रमुख स्थल मेहरगढ़ था, कपास के यहीं से मिले हैं। और प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति भी यहीं से मिली। अब मोहर आ जाओ। देखो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी मोहर मिली है। तो उसमें सारे ऑप्शन थे, बेलनाकार, चौकोर, गोलाकार। तो सर्वाधिक आकार की, ये इसमें कन्फ्यूज होना है, ध्यान से पढ़ना है कि मोहर जो मिली है हड़प्पा सभ्यता में वो सर्वाधिक मोहर मिली है वो वर्गाकार मिली है। कौन सी? क्यूब में, चौकोर में मिली है। लेकिन बेलनाकार भी मिली है, गोलाकार भी मिली और घनाकार मिली है। अब लोग इसमें सब में चौकोर लगा गए ऑप्शन में, लेकिन वो ऑप्शन में बेलनाकार भी था, गोलाकार भी था। तो आपको ध्यान से पढ़ के लगा करना है कि मोहर तो सारी मिली है लेकिन सबसे ज़्यादा चौकोर मिली है। तो ये खाली चौकोर चौकोर नहीं, अगर ऑप्शन में बेलनाकार है तो वो भी ठीक माना जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कौन सी मोहर मिली है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आप। ग्लेंजिंग। ग्लेंजिंग क्या होता है? जो कोई भी बर्तन होता है उसके बाद उस पर निकासी की जाती है, नक्काशी की जाती है जिससे वो चमकने लग जाए, जब परत चढ़ाई जाती है। जो प्रथम प्रमाण वर्ल्ड में हमें ग्लेंजिंग का मिला है वो हड़प्पा सभ्यता में मिला है बेटा। कांच की ग्लेंजिंग की जाती है ताकि वो चमकने लग जाए बर्तन। सबसे प्रमुख उद्योग कौन था? हड़प्पा का जो व्यापार करते थे या उद्योग थे वो वस्त्र उद्योग थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा है? पीपल है बेटा। बतख की पूजा की जाती थी। बतख जिसे फाख्ता कहते हैं, वह सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी था। नाग पूजा भी प्रचलित थी, जल पूजा भी की जाती थी। ठीक है, प्रकृति पूजा भी की जाती थी, मोर भी पूजा जाता था। प्रमुख फसल कौन कौन सी है? गेहूँ और जौ है बेटा। कौन कौन सी है? गेहूँ और जौ। कपास भी थी, चावल भी थे। रागी है एक, रागी और ईख की फसल से बेटा
जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपरिचित थे, उन्हें ईख के उत्पादन के बारे में या रागी के उत्पादन के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। तो इसलिए बेटा ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कल मैंने पढ़ाया था आपको और आज पढ़ाया है, तो इसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। हड़प्पा सभ्यता में देखो क्या पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि किस साइट की खोज किसने की, या किस साइट से क्या चीज़ मिली है, कि किसके साक्ष्य प्रथम मिले, ये क्वेश्चन बनेगा। या क्रोनोलॉजी में मैंने कल भी बताया था कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन दे देगा या वन लाइनर दे देगा, यही आएगा। एक बुक्स याद कर लेना आप, एक दो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बुक्स किसने लिखी है, एक दो वो याद कर लेना, बस यही क्वेश्चन बनेंगे हड़प्पा सभ्यता। या सो उसकी जो सोसाइटी से पूछ लें कि उसके पहनावा कैसा था, या आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, समाज 4 वर्गों में विभाजित था भाई, ठीक है, वेश्यावृत्ति थी, पर्दा प्रथा थी, आर्थिक व्यापार कैसे करते थे वो मैंने बता दिया, मेन में चीज साइट्स के बारे में मैंने बता दिया। तो यही चीज़ें है बेटा, तो आप इससे आप कर लेना, ठीक है। आज और अभी देखा होगा आपने ये एमआरएस की जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उनकी वैकेंसी भी आ चुकी है। तो अब हमारी तैयारी और ज़्यादा पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएंगे, अब डीएसएसपी के एग्ज़ाम आएंगे, अभी केवीएस के एग्ज़ाम आएंगे। तो हमें पढ़ना अभी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि उसके बाद में टाइम हम ये सोचते हैं, क्योंकि और अब तो टायर 1 और टायर 2 कर दिया है, तो आज वो जो लिखने वाला एग्ज़ाम है वो आएगा। तो आप जनरल पेपर की तैयारी रखें पहले तो अच्छे से, कि जनरल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, क्वालिफाइंग तो लेने हैं, लेकिन बेटा वो 1x10 बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 10x बुलाएंगे, मतलब एक वैकेंसी के ऊपर 10 बच्चे बुलाएंगे। तो उसमें सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं है, वो खाली क्वालिफाई एग्ज़ाम वो लिख देते हैं, लेकिन आपको नंबर अच्छे चाहिए जनरल पेपर में। तो आपको सब्जेक्ट में तो आपको मेहनत करनी है, लेकिन जनरल पेपर में भी आपको मेहनत करनी है। आज के टाइम में ये नहीं है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप मेरिट नौकरी मिल जाए, आप पास कर लोगे, सब्जेक्ट अच्छा है तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा, और मेरिट के लिए आपको दोनों पेपर अच्छे होने चाहिए, जनरल भी और सब्जेक्ट भी। तो अपने जनरल पेपर की भी तैयारी अच्छी रखो। बिना इंग्लिश मैथ रीजनिंग के जीके के आप नौकरी नहीं ले पाओगे, तो अपने जनरल पेपर की तैयारी भी अच्छे रखो और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी रखो। सब्जेक्ट तो बाद में आएगा, पहले तो जनरल पेपर है। आप लैंग्वेज में पास नहीं हुए, आपको मैथ रीजनिंग नहीं आता, और ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत ज़्यादा डाटा है कि जो बच्चा अपना सब्जेक्ट पर ज़्यादा मतलब उसकी वो होती है, विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ता है, उसका जनरल उसको मैथ रीजनिंग इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। जो पहले के जो पहले जिन्होंने बीएड कर लिया उनके जो जनरल पेपर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अपना जनरल पेपर अच्छा करो पहले तो, उसके बाद सब्जेक्ट भी साथ साथ अच्छा करो, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको 10-12 साल पढ़ते हो, कि एमए बीएड कर ली सिंपल सी बात है, आपने 5-7 साल 10 तो पढ़ते हो गए, ठीक है। लेकिन मैथ जिसने 8+2 से की थी उसने मैथ नहीं पढ़ा होगा या कोचिंग नहीं ली होगी, तो मैथ और रीजनिंग के बिना आपका कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो जनरल पेपर भी उतना ही ज़रूरी है और आपका सब्जेक्ट भी उतना ही ज़रूरी है। दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप क्वालिफाई कर लो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है ऐसे सब्जेक्ट्स का, या क्या फ़ायदा है ऐसे क्वालिफाई करने का, नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट एक सोर्स तो चाहिए ना इनकम का, नौकरी इसलिए तो आप आ रहे हो। बिना अगर आपका जनरल पेपर अच्छा नहीं है, अगर आपको मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आपका पेपर में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो पहले जनरल पेपर पे भी उतना ही फोकस करना है जितना सब्जेक्ट्स पे करना है। एटलीस्ट सब्जेक्ट तो आपको आता ही होगा इतने साल पढ़ते हुए, जनरल पेपर भी ज़्यादा फोकस। अब मैथ का बच्चा है उसके लिए फ़ायदा भी होता है इसमें, क्योंकि उसको मैथ रीजनिंग तो आएगी ही, उसको सब्जेक्ट में मैथ आता है, तो वो तो आसानी से पास हो जाता है। लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा मैथ रीजनिंग मैंने देखा है कि कमज़ोर होता है, तो वो छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है। लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तभी मिलेगी बेटा आपको, ठीक है। तो ये आज हमने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। कल वीडियो जो लेक्चर लिया था वो, और आज का लेक्चर, तो इसमें आपका समअप हो गया है। इसमें आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना, यही क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी करो अच्छे से। और हम अब लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले देखेंगे कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया अदा, ठीक है, बाय।